Hello friends, once again welcome to all in my YouTube channel. Here we will discuss about the द्रव्यगुण topic, that is nothing but the रस concept. Okay, तो रस शास्त्र में रस होता है, वहाँ पे मतलब उसका पारद होता है, लेकिन यहाँ पे जो रस हम बात करते हैं उसकी हम टेस्ट की बात करते हैं, जो कि मधुर रस, अम्ल रस, कटु रस, तिक्त रस, लवण रस एंड कषाय रस, जो कि 6 रस हमारे आयुर्वेद के अंदर बताए गए। ओके, तो उनके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो अलग अलग वहाँ पे मैंने कवर डिस्कस किया है कि कौन सा रस हमें पहले खाना चाहिए, कौन से रस से जो पित्त प्रकोप ये होता है, कौन से रस से पित्त शामक होता है। ओके, और वहाँ पे अलग अलग मैंने बताया कि जो रस के जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि जो टेस्ट होता है वो कब बदल जाता है। और वहाँ पे देन अगेन द लास्ट में मैंने डिस्कस किया है रस और अनुरस। ओके, तो दैट विल डिस्कस हियर द रस कॉन्सेप्ट इन द द्रव्यगुण सब्जेक्ट। ओके, तो पहले मैंने डिस्कस किया कि सीक्वेंस ऑफ रस इन ए मील। ओके, तो कौन सा रस पहले आपको भोजन में लेना चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग में अगर आपको बता दूं, तो अगर कोई हेल्थी पर्सन है, अगर कोई वहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसको डायरेक्टली पहले मधुर रस से स्टार्ट करना चाहिए भोजन। ओके, तो मधुर रस उसका पहला यानी कि तभी हम, जैसे हमारा जो मेन जो इंडियन जो फूड होता है, तो उसमें जो हमारा पहला भोजन का जो पहला जो निवाला होता है, हम डायरेक्टली पहले वहाँ पे जो व्हीट फ्लोर यानी कि जो जिसे हम रोटी जिसे बोलते हैं, तो उसका हम डायरेक्टली उसके पार्ट को डायरेक्टली हम इंगल्फ करते हैं पहले, यानी कि वो मधुर रस करता है। तो कहने का मतलब यही है कि हम डायरेक्टली जो फूड की जो स्टार्टिंग करते हैं वो अपने हम फर्स्ट टेस्ट दैट इज कॉल्ड एज द मधुर रस से करते हैं। ओके, वो क्यों करते हैं उसका मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फॉर एन हेल्थी इंडिविजुअल स्टार्ट योर मील विद मधुर रस। तो मधुर रस जो होता है वो ऑलरेडी अगर आप भोजन लेने जा रहे हो तो उसके पहले जो होता है हमारा जो स्टमक होता है एम्प्टी होता है, यानी खाली होता है, और ड्यू टू खाली होने की वजह से वहाँ पे यानी वहाँ पे क्या होता है, वात प्रेजेंट होता है। एंड जो मधुर होता है वो वात को शामक होता है, यानी कि वात को शमन कर देता है, यानी कि वात को हटा देता है वहाँ से। तो इट पैसिफाइज द वात दोषा एंड इनक्रीज द क्लेदक कफ। क्लेदक कफ हमारे बॉडी में 5 टाइप के कफ पाए जाते हैं। बोधक कफ जिसे सलाइवा बोलते हैं, श्लेषक कफ जो कि जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड के तौर पे जो रहता है। ओके, श्लेषक कफ जिसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, और हमारा एक अवलंबक कफ होता है जो कि हर्ट के अंदर रहता है, जिसे हम पेरिटोनियल फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं। ओके, और जो हमारा जो लास्ट जो कफ होता है वो क्लेदक कफ होता है, जो कि हमारे स्टमक में सीक्रेट होता है। तो स्टमक में सीक्रेट होता है ये इसीलिए क्योंकि हमारा जो भोजन है वो अच्छे तरीके से गीला हो जाए, वहाँ पे वेट हो जाए, और वो इजीली ड्यू टू दैट वेट वहाँ पे वो जो फूड पार्टिकल जो है वो इजीली से टूट जाए। तो ये मधुर रस करता है, इसलिए मधुर रस हमारा पहला टेस्ट होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग आवर मील। ओके, तो देन नेक्स्ट रस इज कॉल्ड एज अम्ल एंड लवण रस। ओके, तो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है और वात दोषों को कंटिन्यू शमन करते रहते हैं इन दोनों। लास्ट में जो होता है कटु तिक्त कषाय आप डायरेक्टली ले सकते हो। ओके, तो पहला मधुर रस, देन अगेन आप अम्ल और लवण की बात करो, उसके बाद कटु तिक्त कषाय के ऑर्डर से आप कोई भी रस ले सकते हो। तो तीनों क्या होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, अभी जो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है या फिर अगर आप कोई डिसीज से वहाँ पे ग्रसित हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है, वहाँ पे लवण अदरक यानी कि लवण और अदरक आपको लेना है पहले, देन आपको अपना भोजन स्टार्ट करना है। ओके, तो वहाँ पे मैंने एक कॉमन श्लोक लिखा है, तो लवण भोजन अग्रे सदा पथ्यम। तो भोजन के पहले आपको क्या लेना है, भोजन अग्रे सदा पथ्यम लवण आर्द्रक भक्षणम। ओके, तो आर्द्रक यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना। तो भोजन अग्रे, भोजन के सबसे पहले सदा पथ्यम, रोज सदा पथ्यम लवण आर्द्रक का भक्षणम। देन यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक होता है अग्नि संदीपनम। तो ये दोनों होते हैं लवण एंड आर्द्रक, ये अग्नि की संदीपन करते हैं, और अग्नि के संदीपन के साथ साथ भोजन के पहले हम ले रहे हैं तो ये वहाँ पे वात को भी कम कर देते हैं, और इसलिए आप डायरेक्टली भोजन को ले सकते हो। ओके, अग्नि संदीपनम रुच्यम जीवा कंठ विशोधनम। जीवा यानी कि जो टंग होती है, और कंठ मतलब जो कंठ का जो रीजन होता है उसको भी वो वहाँ पे क्लीन कर देते हैं। तो अग्नि संदीपनम रुच्यम जीवा कंठ विशोधनम। ओके, अभी हम बात करेंगे रिलेशन अमंग बिटवीन द सीजन एंड रस। ओके, तो कौन से सीजन में कौन से रस की प्रबलता होती है। तो शिशिर ऋतु, जो 6 ऋतु हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु एंड हेमंत ऋतु। ओके, तो ये 6 ऋतुओं में कौन से ऋतु में हमारे बल ज़्यादा पाए जाते हैं। तो शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु में हमारे अधिक यानी कि सबसे अधिक बल पाया जाता है, ड्यू टू किसके वजह से,
मधुर रस और तिक्त रस के वजह से। ओके, तो वायु और आकाश इसका पंचभौतिक होता है, पंचमहाभौतिक संगठन होता है, और इसका पृथ्वी जल होता है। ओके, और वसंत ऋतु में जो सीज़न में जो नेचर में जो टेस्ट का जो प्राबल्य यानी कि वहाँ पे प्रिडोमिनेंस होता है वो कषाय रस का होता है, जिसका पंचभौतिक संगठन होता है वायु और पृथ्वी। ओके, तो कषाय रस का प्रिडोमिनेंस कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे आप कषाय रसात्मक द्रव्य अगर लेंगे तो हमारा इजीली से फूड डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, और एक चीज़ बता दूँ आपको कि जैसे शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु में हमारे जो बल होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। इन दैट सेम मैनर शरद ऋतु और वसंत ऋतु में जो हमारा जो बल होता है वो मध्यम होता है, और सबसे हीन बल जो होता है, सबसे कम बल जो हमारे पास एज पर सीजन जो होता है वो ग्रीष्म एंड वर्षा ऋतु में आता है। ड्यू टू दिस कटु एंड अम्ल रस प्रोडोमिनेंस द्रव्य वहाँ पे रहता है। ओके, और इसका जो पंचभौतिक संगठन होता है और वायु और अग्नि होती है, और आप रीड आउट कर सकते हो। मेन कहने का मतलब ये है कि कौन से ऋतु में कौन सा रस का प्रोडोमिनेंस होता है। तो शिशिर ऋतु में तिक्त रस, वसंत ऋतु में कषाय रस, ग्रीष्म ऋतु में कटु रस, वर्षा ऋतु में अम्ल रस, शरद ऋतु में लवण रस, और हेमंत ऋतु में मधुर रस की प्रबलता होती है। तो यहाँ पे क्योंकि ये मधुर रस डाइजेस्ट करने में ज़्यादा गुरु होता है। ओके, और गुरु होता है तो क्या हुआ, हमारे पास उस समय बल ज़्यादा है और वो डाइजेस्ट कर सकता है। ओके, तो दैट इज आवर रिलेटेड विद द रस ऋतु संबंध, द रिलेशन बिटवीन द रस एंड सीजन। ओके, अब हम रस दोषज्ञता की बात करेंगे। इसका मतलब ये रहता है कि इसके यहाँ पे हम ऑर्डर की बात करेंगे, यानी कि जो अम्ल जो वात यानी कि जो वात दोषों को जो कम करने वाले जो रस होते हैं वो मधुर, अम्ल, लवण होते हैं, 3 रस होते हैं। कफ को जो कम करने वाले जो ऑर्डर होते हैं वो अपना मधुर, तिक्त, कषाय होता है, और जो कफ को जो कम करते हैं वो कटु, तिक्त, कषाय होता है। कटु, तिक्त, कषाय होते हैं। ओके, तो इन सभी में कौन सा रस पहले लेना है, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, ये वात को कम करता है, लेकिन लवण लेना है पहले कि मधुर की वहाँ पे अम्ल रस लेना है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो वात को जो पैसिफाइंग करते हैं उसके 3 रस हैं, मधुर, अम्ल एंड लवण। तो उनमें से जो सीक्वेंसिंग का जो ऑर्डर है वो पहले लवण रस लेना है आपको, देन आपको अम्ल रस लेना है, देन आपको मधुर रस लेना है। ओके, तो वो क्यों लेना है, क्योंकि लवण रस जो होता है स्तंभक रिमूवर होता है, यानी कि जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, यानी कि वहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं वो आम की वजह से आते हैं। तो ड्यू टू दिस आम वहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन जो डेवलप हुआ है तो वहाँ पे वात का बीमार गमन होता है, यानी वात दृष्टि हो जाती है। तो वात दृष्टि को होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, स्तंभक, ड्यू टू दिस स्तंभक यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वात दृष्टि बना हुआ है और उसका बीमार गमन होता है, यानी कि वो अपने प्लेस से हट जाता है। तो ड्यू टू दिस वहाँ पे जो डीलोकलाइज हो गया अपने प्लेस से, तो उसको लाने के लिए वो ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो वो लवण रस पहले निकालता है उस ऑब्स्ट्रक्शन को और वायु को फ्री करता है। उस फ्री को करने के बाद रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन ये करता है, फ्री को करने के बाद अम्ल रस देते हैं। तो अम्ल रस क्या करता है, अनुलोमन करता है। तो उस अनुलोमन को यानी कि उस वात को क्या करता है, डायरेक्टली बॉडी के थ्रू से निकाल लेता है, मतलब जो विशेटेड जो दोष थे वात दोष उसको निकाल लेता है। कौन, अम्ल रस। इसलिए सेकंड स्टेप अम्ल रस आया। पहले वात फ्री हुआ, फ्री करने के बाद अम्ल रस कैच करता है उसको और निकाल देता है बॉडी के थ्रू। मधुर रस जो होता है वो भी वात शामक दिखाता है, जो बच्चे कुछ जो वात वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में या फिर आपके बॉडी में, उसको वो शमन कर देता है। तो आप जीआई ट्रैक्ट में बोलो या फिर कोई भी स्रोतस में बोलो, तो अगर वो वायु रिमेन रहता है तो वायु अगर रिमेन रहता है तो मधुर रस जो होता है वो उसको शामक कर देता है, यानी कि उसको ख़त्म कर देता है। तो वात के जो ऑर्डर रहता है मधुर, अम्ल, लवण, लेकिन उसका जो फॉलोइंग ऑर्डर है जो हमें फॉलो करना है वो लवण, अम्ल एंड मधुर रस को फॉलो करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है, तो आप चार्ट से देख सकते हो कि कौन सा रस प्रकोपक है, कौन सा रस शामक है। तो मधुर, अम्ल, लवण वात के लिए शामक एक्टिविटी दिखाता है, मधुर, तिक्त, कषाय पित्त के लिए, एंड कटु, तिक्त, कषाय कफ के लिए शामक एक्टिविटी दिखाता है। इनमें से कौन सा ऑर्डर हमने लिया, लवण लिया, अम्ल लिया, मधुर लिया। अब पित्त के लिए क्या लेना है वो मैं बताऊँगा। तो पित्त पैसिफाई जितने होते हो, तिक्त यानी कि कषाय, तिक्त, मधुर, ये 3 रस होते हैं, लेकिन उनमें से पहला जो होता है हमें तिक्त लेना है, देन मधुर रस, देन कषाय रस लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि पित्त के पास द्रव्य गुण होता है, पित्तम स उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विस्त्रम अम्लम कटुकम स। ओके, तो वहाँ पे उसके पास जो होता है द्रव्य गुण होता है। तो ड्यू टू इस द्रव्य गुण वहाँ पे क्या होता है,
उसको बाहर निकालना, यानी कि द्रव्य गुण को शोषण करना, ये रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, शोषण के लिए कषाय रस का यूज़ करते हैं, लेकिन ये हम लास्ट स्टेप में यूज़ करते हैं। पहला जो होता है तिक्त रस होता है, वो डाइजेशन ऑफ आम्ल पित्त, यानी कि बॉडी में जो पित्त फैला हुआ बॉडी के अंदर, तो उसको डाइजेशन हो सके, उसको पहले वो पक जाए, यानी कि उसका पाक हो जाए, तो उसके लिए हम तिक्त रस का यूज़ करते हैं। यानी तिक्त रस जो होता है आम पाचन में यूज़फुल होता है, तो दैट्स वाई पहला जो हमने यूज़ किया तिक्त रस यूज़ किया। दूसरा जो रस होता है वो मधुर रस होता है। ओके, जो पक्को जो पित्त हो चुका है, जिसने तिक्त रस ने जो बना दिया, पक्को पित्त जो बना दिया है, उसको क्या करता है, शांत करता है। ओके, यानी कि उसको पैसिफाई करना स्टार्ट करता है, उसको अपटेक करना स्टार्ट कर देता है। और ये अपटेक करने के बाद, उसको थोड़ा शांत करने के बाद, कषाय रस जो होता है वो डायरेक्टली उसको शोष, यानी कि उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि हैज़ द्रव शोषकत्व गुण, अब्जॉर्ब द द्रव्य गुण ऑफ द पित्त, एंड अल्टीमेटली पित्त दोष वहाँ पे रिमूव हो जाता है बॉडी में, यानी कि बॉडी के किसी भी स्रोत से वो पित्त दोष, यानी कि जो प्रकोपित दोष था वो चला जाता है। तो इसके होता है क्या कि पित्त का शमन एक्टिविटी दिख जाता है। ओके, नाउ द कफ पैसिफायर जो होता है, ये भी 3 रस होता है, कटु तिक्त कषाय। कटु तिक्त कषाय में से पहला जो ऑर्डर होता है, ये तीनों ऑर्डर सेम होता है, पहले कटु, देन तिक्त, देन कषाय। कटु रस इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने फर्दर स्लाइड में मैंने लिखा है कि कटु रस जो होता है वो उष्ण वीरात्मक होता है, लेकिन कफ का जो गुण हम देखेंगे तो वहाँ पे मंद गुण आता है, वहाँ पे स्निग्ध गुण आता है, देन अगेन वहाँ पे हम अगर गुण की बात तो शीत गुण आता है। ओके, तो ड्यू टू दिस शीत गुण वहाँ पे क्या होता है कि बॉडी के अंदर स्थूलता डेवलप हो जाती है, बॉडी में कुछ काम करने का मन नहीं करता है। ये कफ का अलग अलग नेचर होता है। तो कटु रस जो होता है, जो कफ जो बॉडी में जो बैठा हुआ है, यानी कि बॉडी में अगर कोई कफ बैठा है, जैसे कि सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूँ तो जैसा कि अगर वहाँ पे अगर कफ यानी कि ब्रोंकाइटिस हुआ है, हमें अस्थमा हुआ है, या फिर हमें कोई कफ का डिसीज़ हुआ है, तो वहाँ पे कफ हमारे बॉडी में रहता है, तो उस कफ को क्या करता है, उसमें शीत वीरात्मक रहता है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, अगर आप कोल्ड वाटर पियेंगे, तो ये सभी से क्या होता है कि कफ वहाँ पे और बढ़ते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ड्यू टू सामान्य विशेष सिद्धांत, कफ का जो नेचर होता है शीत गुण की वजह से, शीत द्रव्य लेने की वजह से वहाँ पे कफ की वृद्धि हो जाती है। तो आपको अपोजिट वाला लेना है, यानी कि कटु रस लेना है जिसमें उष्ण गुण है, जिसमें उष्ण वीर्य है। ओके, तो वो क्या करता है, उष्ण वीर्य की वजह से कफ का छेदन करने लगता है, कफ को तोड़ने लगता है। तोड़ने के बाद क्या होता है, तिक्त रस क्या होता है, उसको अपटेक करने लगता है, उसको थोड़ा डाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है। और कषाय रस क्या होता है, डायरेक्टली जो तोड़ने वाला जो तोड़ा हुआ जो कफ रहता है उसको शोष, यानी कि उसको सुखा देता है, या फिर उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी से निकाल देता है, और इससे कफ दोष की जो विशिटेड जो प्रॉब्लम रहती है हमारे बॉडी के अंदर वो निकल जाता है। ओके, तो जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया ये डिटेल में कटु तिक्त कषाय के बारे में, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑल हैज़ रुक्ष गुण। ओके, तो जितने भी ये रहता है कषाय रस, तिक्त रस और कटु रस, इन सभी में रुक्ष गुण होता है। ड्यू टू दिस रुक्ष गुण जो कफ का जो विलयन हुआ रहता है, यानी कि जो कफ का जो तोड़ा हुआ जो पार्ट रहता है, ड्यू टू दैट कटु रस, तो वो क्या होता है, रुक्ष गुण की वजह से वहाँ पे उसका शोषण होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो बाय विच इट हेल्प इन द कामिंग द कफ दोषा का कफ हैज अ शीत गुण and the कटुरस is the उष्ण वीरात्मक. So firstly digestion of kapha taking place by the कटुरस, it liquefy and digest it. Okay, जो तिक्त रस होता है वो पाचन के लिए हेल्पफुल होता है कफ का, एंड जो कषाय रस होता है एब्जॉर्ब द लिक्विफाई कफ एंड इट एब्जॉर्ब द ऑयली प्रॉपर्टी ऑफ द कफ, एंड इससे जो होता है हमारा जो कफ होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है। ओके, तो हमारे जो कफिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो इजीली चला जाता है। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अवर रस दोषज्ञता। अभी हम थर्ड टॉपिक की बात करेंगे, रस एंड अनुरस। तो रस और अनुरस में एक सिंपल सा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जो हम डायरेक्टली हमने अगर कोई भी हमने अगर फूड लिया है, यानी कि समझिए अगर हमने मिठाई लिया है, यानी कि स्वीट्स हमने लिया है, तो स्वीट्स को लेने के बाद आप जैसे टंग के ऊपर उसको रखते हो तो डायरेक्टली हमें स्वीट का सेंसेशन हो जाता है। यानी कि जैसे ही हमने किसी द्रव्य को अपने जीवा के साथ संयोग किया, तो संयोग करने के बाद क्या होता है, जो टेस्ट हमें मालूम चला उसको रस बोलते हैं। लेकिन अनुरस ये कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो हमारे जो आंवला होता है, आंवला खाने के बाद जो होता है वो खट्टे रस का होता है, यानी कि अम्ल रस का होता है। लेकिन हम अगर पानी पी लेते हैं उसको खाने के बाद, या फिर
थोड़े देर के बाद वो थोड़ा मीठा लगने लगता है। तो थोड़े देर के बाद जो होता है उसको हम अनुरस बोलते हैं। तो अनु मतलब पश्चात, यानी कि के बाद, किसके बाद, रस के बाद। तो रस के बाद जो टेस्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुरस बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रस एंड अनुरस का। तो रस इज़ द टेस्ट विच प्रोड्यूस इंस्टेंटली एंड एज द द्रव्य और एनी फूड पार्टिकल कम्स द कॉन्टैक्ट विद द टंग। ओके, तो इसका श्लोक यहाँ पे मैंने लिखा है तत्र व्यक्तो रस स्मृतम। तो जो व्यक्त हुआ इमिडिएटली उसको हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। तो उसको रस समझना चाहिए, स्मृतम यानी समझना चाहिए। व्यक्त इज रस एंड अव्यक्त इज अनुरस। ओके, तो वही यहाँ पे श्लोक के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। व्यक्त शुष्कस्य च आदौ, यानी कि व्यक्त जो होता है और जो शुष्क यानी कि बिना, जैसे कि मैंने बताया कि आंवला खाने के बाद अम्ल रस का होता है, लेकिन पानी पिया तो क्या होता है, मधुर रस लगने लगता है। ओके, इन दैट सेम मैनर जैसे हम जामुन खाते हैं, जम्बू। तो जो जामुन जो होता है वो थोड़ा सा कसेला टेस्ट का होता है, यानी कि कषाय रस का होता है। लेकिन अगर हम ऊपर से अगर पानी पीते हैं तो वही कषाय रस का जो द्रव्य रहता है, यानी कि जो जामुन होता है वो मधुर टेस्ट का हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि बिना पानी के, बिना लिक्विड के यूज़ किए हमको जो टेस्ट फील हुआ वो क्या होता है, जो शुष्क अवस्था में जो फील हुआ उसको हम बोलते हैं व्यक्त रस, यानी कि रस बोलते हैं। ओके, और जो शुष्क अवस्था में जो फील नहीं होता है, जो पानी लेने के बाद जो फील हो रहा है उसको हम अनुरस बोलते हैं। तो व्यक्त शुष्कस्य च आदौ, तो व्यक्त जो पहले हुआ और जो पहले इंस्टेंटली जो प्रोड्यूस हुआ उसको, और जो शुष्क अवस्था में प्रोड्यूस हुआ जो च आदौ जो पहले हुआ उसको हम बोलते हैं रस। द्रव्यस्य लक्ष्यते विपर्येण अनुरसो, यानी कि जो बाद में हुआ और आर्धावस्था में जो होता है, यानी कि किसी लिक्विड मीडिया के यूज़ में, यानी कि उसके कांटेक्ट में वो रस प्रोड्यूस होता है या फिर रस का सेंसेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुरस बोलते हैं। तो व्यक्त शुष्कस्य च आदौ, आदौ मतलब जो पहले होता है, च रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते विपर्येण अनुरसो रसो नास्ति ही सप्तमम। तो ये रसो नास्ति सप्तमम मतलब अनुरस ये कोई सातवां रस नहीं है, ये 6 रस के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 ही रस आयुर्वेद में बताए गए। अनुरस सातवां रस नहीं है, वही यहाँ पे लिखने की यहाँ पे चेष्टा की गई है। तो बाय कीपिंग ऑन द टंग द सेंसेशन ऑफ द्रव्य दैट इज कॉल्ड एज अ टेस्ट, उसे हम यानी कि रस बोलते हैं। और अपोजिट टू इट्स द अनुरस। ओके, देयर इज ओनली 7 नंबर इन टेस्ट। ओके, 7 ही टेस्ट होते हैं, तो नो टेस्ट एक्स्ट्रा, अनुरस का कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं है। तो एग्जाम्पल दिया, आंवला की जो होता है अम्ल रस का होता है और अनुरस का होता है। ओके, इसका जो अनुरस होता है मधुर रस का होता है। हर तरह की भी कषाय रस का होता है और इसका जो अनुरस होता है वो मधुर रस का होता है। ओके, तक्र यानी कि जिसे हम मट्ठा जिसे हम बोलते हैं, ओके, छाछ जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी अम्ल रस का होता है और कषाय रस उसका अनुरस होता है। ओके, अभी यहाँ पे मैं रस ट्रांसफॉर्मेशन की रीज़न की बात करूँगा, यानी रस रूपांतरण ये कैसे होता है, यानी कि रस में चेंजेस कैसे आते हैं, रस में बदलाव कैसे हो रहा है, यानी कि टेस्ट ऑफ द्रव्य कैसे चेंज हो रहा है। तो पहला जो फैक्टर है वो काल स्थिति यानी कि टाइम फैक्टर है। मैंगो पहला जो था वो राइप यानी कि जो जब कच्चा था मैंगो, तो टाइम फैक्टर यानी कि काल स्थिति के ऊपर डिपेंड है, यानी कि काल के ऊपर डिपेंड है, यानी टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड है। तो वो जब कच्चा था तो वो अम्ल रस का था, लेकिन जैसे वो पक गया तो वो मधुर रस का हो जाता है, यानी कि मीठा हो जाता है। ओके, दूसरा जो था संयोग है, यानी कि एक तीखे यानी कि 2 अलग अलग रसों के संयोग से एक अलग रस बन जाता है, उसको हम बोलते हैं संयोग। तो संयोग मतलब यही हुआ कि बाय कंबाइनिंग द 2 डिफरेंट रस जो रिजल्टिव जो रस आ रहा है उसमें चेंजेस आया है। ओके, तो वही यहाँ पे बताया गया है, संयोग भी एक फैक्टर है। तो चिली मतलब कटु रस का द्रव्य जिसे मिर्ची बोलते हैं, लंका इसका पराई नाम आता है। तो इनको हम मट्ठे के साथ अगर मिक्स कर देंगे तो ये मधुर रस बन जाता है। ओके, नींबू जो होता है हमारा, जो नींबू का जो जूस होता है, नींबू स्वरस जिसे हम बोलते हैं, उसको अगर हम गुड़ के साथ मिला देंगे तो क्या होता है, मधुर रस का हो जाता है। यानी कि कॉम्बिनेशन के साथ करने की वजह से क्या होता है, चिली जो था तीखा जो रस था वो मधुर में कन्वर्ट हो गया, जो नींबू जो था ये खट्टा रस का जो था ये मधुर में कन्वर्ट हो गया। तो संयोग की वजह से क्या होता है, मधुर में यानी कि रसों में कन्वर्जन हो जाए, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रही है, रूपांतरण हो जा रहा है। पात्र विशेष यानी कि नॉर्मली पहले के ज़माने में, यानी कि पहले एंशियंट टाइम में कुछ लोग बोलते थे कि तांबे के बर्तन में आप भोजन करो, यानी कि पीतल के बर्तन में आप भोजन करो,
जो हम नॉर्मली अभी के जो बर्तन में जो यूज़ करते हैं स्टील का बर्तन होता है हमारा, लेकिन जो पहले के जो महान पुरुषों लोग थे वो तांबे के बर्तन का यूज़ करते थे। यानी कि तांबे के बर्तन में भोजन खाने से क्या होता है, तांबे के गुण उस भोजन में आ जाते हैं। ओके, पित्तल के गुण उस भोजन में आ जाते हैं। तो इसलिए पात्र विशेष यानी कि जिस पात्र में हम रस रख रहे हैं, जो द्रव्य रख रहे हैं, उस पात्र की वजह से भी उसके रखे हुए द्रव्य में भी परिवर्तन आ सकता है। इसलिए पात्र विशेष टर्मिनोलॉजी दिया गया है। तो दधी जो होता है, अगर हम कांस्य पत्र यानी कि जिसे हम ब्रॉन्ज बोलते हैं, उस पत्र यानी कि उसके बर्तन में अगर हम दधी यानी कि दही को रखेंगे तो वो कटु रस यानी कि तीखा हो जाता है वो। ओके, जो नेक्स्ट फैक्टर जो होता है उपसर्ग यानी कि इन्फेक्शन अगर लग गया किसी भी द्रव्य को, तो उससे भी, अगर हम जिसे बोलते हैं कि मैंगो जो होता है, मैंगो ख़राब हो गया हमारा, तो मैंगो ख़राब हो जाने के बाद वो अम्लीय रस का बन जाता है। पका हुआ जो मैंगो था वो मीठा रहता है, लेकिन मैंगो ख़राब हो गया, उसको कीड़े लग गए हैं, यानी कि उपसर्ग यानी कि इन्फेक्शन हो गया है, तो क्या होता है वो खट्टे रस का बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि हमारा जो चावल होता है, अगर हम ज़्यादा दिन तक रख देते हैं तो उसमें वो भी खट्टा हो जाता है, यानी कि मधुर रस से वो भी खट्टा रस का अम्लीयता उसमें आ जाती है। ओके, तो नेक्स्ट जो फैक्टर होता है परिणाम होता है, यानी कि परिणाम यानी कि रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसा होता है कि दुग्ध से दधी बन जाती है, तो ये रिजल्ट ही है। मतलब वहाँ पे एक कन्वर्जन हो रहा है। तो आप मॉडर्न के थ्रू समझो कि लैक्टोबैसिलाई की वजह से वहाँ पे ईस्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो आप कैसे भी समझो यहाँ पे, लेकिन रस की कन्वर्जन हो रही है ड्यू टू दिस परिणाम। ओके, देन अगेन पाक की बात की है, यानी कि कोई फल अगर पक गया है, तो काल स्थिति भी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन फर्दर यहाँ पे पाक यहाँ पे एक टर्म आया है। तो जामुन अगर पक गया है, अपक्व अवस्था में रहता है तो कषाय रस का रहता है, लेकिन कुछ अगर वो पक गया है तो वो मधुर रस का हो जाता है। ओके, देश एक फैक्टर है, लास्ट फैक्टर है रिलेट टू द रस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आम्लकी यानी कि जो आंवला जो होता है वो अम्ल रस होता है हमारे इंडिया में, लेकिन कुछ अदर कंट्री हैं वहाँ पे आम्लकी यानी कि जो आंवला होता है वो वहाँ पे मधुर रस का रहता है। यानी कि देश एक फैक्टर है, यानी कि लोकेशन भी एक फैक्टर है रस ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रस रूपांतरण में। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर रस रूपांतरण। लेट्स कंटिन्यू द सौम्य एंड आग्नेय रस। ओके, तो यहाँ पे सौम्य एंड आग्नेय रस डायरेक्टली मैंने एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। तो सौम्य रस मतलब होता है कि जिसमें उष्ण वीर्य यानी कि उष्ण महाभूत नहीं पाया जाता है। तो सौम्य रस, मधुर, तिक्त, कषाय, ये 3 रस होते हैं, जिनमें मधुर रस का जो प्रेडोमिनेंस जो पंचभौतिक संगठन होता है पृथ्वी और जल महाभूत होता है। तिक्त की बात करो तो वहाँ पे अगेन वहाँ पे अग्नि महाभूत नहीं पाई जाती है, कषाय में भी अग्नि महाभूत नहीं पाई जाती है। तो आग्नेय रस मतलब जिसमें अग्नि महाभूत पाई जाती है, जिसमें कटु, अम्ल, लवण आता है। तो सौम्य रस मधुर, तिक्त, कषाय, आग्नेय रस कटु, अम्ल, लवण। तो ये 3 रस जो होते हैं ये बॉडी में जाने के बाद बर्निंग सेंसेशन, जलन की पैदा और वगैरह की, दैट इज समथिंग बट वहाँ पे जिसे हम बोलते हैं एक हमारा भोजन इनडाइजेशन हेल्पफुल होता है। ओके, तो भोजन में जो डाइजेशन का जो हेल्पफुल फैक्टर होता है वो थोड़ा सा आग्नेय रस अगर हम लेते हैं तो भोजन में डाइजेशन करता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा आग्नेय लेंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन भी करवाता है। ओके, तो यहाँ पे इसकी गुण की बात किया है मैंने। तो सौम्य और आग्नेय, सौम्य जो होता है मधुर, तिक्त, कषाय, आग्नेय कटु, अम्ल, लवण जो रस होता है, इसका जो गुण होता है शीत, और इसका जो उष्ण वीरात्मक होता है, उष्ण के होने की वजह से इसको आग्नेय टर्मिनोलॉजी दिया गया है। ये पित्त को शमन करता है, मूर्छा शमन यानी कि अगर गिडीनेस, चक्कर जैसा फीलिंग आ रही है, पित्त को शमन करता है ड्यू टू दिस सौम्य। पित्त के गुण में उष्ण होता है, और अगर आग्नेय देंगे तो पित्त का वहाँ पे वर्धक करता है। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे पित्त वर्धक किया गया है। मूर्छा जनन मतलब वहाँ पे गिडीनेस, चक्कर जैसा फीलिंग आ रहा है। विदाई मतलब वो जलन को इंड्यूस करता है, ये अविदाई होते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर सौम्य एंड आग्नेय रस। हियर वी डिस्कस द रस कॉन्सेप्ट एज पर आवर in Dravya Gun. Okay, so that is all about the regarding our today's lecture. Thank you.